Good morning. Today is 20th of June 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, गोरखालैंड के रूप में एक अलग से स्टेट की मांग हो रही है। काफी हिंसक वारदातें भी देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। तो पूरे बैकग्राउंड से डिस्कस करेंगे इस इश्यूज को। और नीचे का जो आर्टिकल है वो भी गोरखालैंड की मांग को लेकर ये आर्टिकल है। तो इन दोनों आर्टिकल्स को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत हुई और भारत की हार हुई 180 रन से। एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है तो इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है आधार कार्ड को लेके है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है आधार कार्ड को लेके, अब आधार कार्ड कंपलसरी है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए। पैन कार्ड से इसे अटैच कर दिया गया है। तो एसेंस डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल का। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एसेंस डिस्कस करेंगे। यहां पे साइड में जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमारे प्रधानमंत्री यूएस की विजिट पर जाने वाले हैं। तो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं अब यूएस और इंडिया के बीच में, और प्रधानमंत्री की विजिट कैसे उन इश्यूज को रिजोल्व कर सकती है, तो उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साइड में जो आर्टिकल है आर के राघवन साहब द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। ये कहते हैं कि जो टेरर अटैक्स होते हैं उनको किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। इसके अलावा नीचे का जो आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस से और एक डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स से। मिंट जो है वो लेट अपडेट होता है, मिंट अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो मिंट के आर्टिकल्स तो हम एक दिन बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी आज के जो आर्टिकल्स हैं वो कल भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मिंट के जो आर्टिकल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिन लेट सही लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोरखालैंड से रिलेटेड जो इशू है सबसे पहले उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1780 के अंदर में जो नेपाल के गोरखास थे उन्होंने अटैक किया ना सिर्फ दार्जिलिंग पे बल्कि सिक्किम पे भी। उसके बाद में हार गए थे ये, और एक ट्रीटी साइन करी थी इन्होंने। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पे। तो ब्रिटिशर्स के साथ में जो नेपाल के गोरखास थे उन्होंने ट्रीटी साइन की। काफ़ी हार्श कंडीशंस थी उस ट्रीटी की, और काफ़ी सारा जो एरिया था वो छोड़ना पड़ा था जो नेपाल के गोरखास थे उनको। और ट्रीटी ऑफ सुगाली से कहते हैं, ट्रीटी ऑफ सुगाली के नाम से इसे जाना जाता है। और एक परमानेंट रेजिडेंट की स्थापना भी की गई थी नेपाल के अंदर में। तो काफ़ी नाखुश थे जो गोरखास थे इस ट्रीटी से। उन्होंने काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस भी थी बार बार, जो हमारे ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे आज़ादी से पहले, जब कई बार रिफॉर्म्स आए थे 1909 के, 1929 के, जब साइमन कमीशन आए थे 1919 के, इवन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी। इन सभी मौक़ों पर जो गोरखास थे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन सौंपी कि जो ट्रीटी ऑफ सुगाली है उसको चेंज किया जाए और हमें थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए। हमें हक है रूल करने का अपने इलाके का, इसलिए हमें ऑटोनॉमी दी जाए। इस प्रकार की मांग की इन्होंने बार बार। इन्होंने कहा कि हमारा कल्चर अलग है। अब देखिए आज़ादी के बाद 1980 के बाद में भी अलग से स्टेट के लिए मांगे होती रही। जो गोरखास थे वो ये मांगे उठाते रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 1980 के आसपास एक बड़ी मूवमेंट चली थी सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में। उस समय 1200 लोगों की जाने गई थी, बड़ी मूवमेंट चली थी। और देखिए 2007 में ये मूवमेंट फिर से चल पड़ी। ये देखिए पहले इस मूवमेंट को लीड कर रहा था गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पहले ये लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। लेकिन 2007 में फिर से पांव पसारे इस मूवमेंट ने, और बाद में जो लीड किया जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। एक प्रकार से ये अलग हो गई थी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट से। पहले ये लीड कर रहे थे, बाद में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ये लीड करने लगे अलग से स्टेट की मांग को पश्चिम बंगाल के अंदर में। जो इसके हेड थे वो थे बिमल गुरांग। अब देखिए 2011 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। 2011 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की स्थापना की गई। यानी ये डिसीजन लिया गया कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया जाएगा। इसमें काफ़ी कुछ ऑटोनॉमी दी गई है गोरखास को पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो फिर देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि 2011 में जब ये एग्रीमेंट हो गया था तो फिर अलग से क्यों स्टेट की मांग उठने लगी पश्चिम बंगाल के अंदर में गोरखालैंड को लेके। तो इसके काफ़ी सारे रीजन्स हैं। 2-3 जो रीजन्स हैं वो इमीडिएट रीजन्स हैं, और जो 2-3 रीजन्स हैं वो रिसेंट के पिछले 2-3 सालों के रीजन है। देखिए सबसे बड़ा जो फिलहाल का इमीडिएट रीजन है वो तो ये है, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वहाँ की जो गवर्नमेंट तृणमूल कांग्रेस की है, उन्होंने डिसीजन लिया कि जो गोरखालैंड का एरिया है दार्जिलिंग में, बंगाली जो है वो कंपलसरी की गई है स्कूल्स के अंदर में 10वीं तक। तो ये डिसीजन काफ़ी नागवार गुजरा गोरखास को। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो साफ साफ हमारे कल्चर पे वार है, कैसे आप बंगाली को कंपलसरी बना सकते हो, ऐसे तो हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा दार्जिलिंग के अंदर से। तो इमीडिएट रीजन है वो तो ये है। वैसे देखिए दूसरे काफ़ी सारे रीजन्स बताए जा रहे हैं। अभी देखिए दार्जिलिंग के अंदर में इलेक्शंस हुए थे। दार्जिलिंग के अंदर में इलेक्शंस हुए थे तो जो ये पार्टी है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की, इनकी काफ़ी कम सीट्स आई।
इनकी तृणमूल कांग्रेस से काफी कम सीट्स आई, तो इनको डर लगने लगा कि ऐसे तो हमारी जो पार्टी है उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, इतनी कम सीट्स आई हैं तो कल को तो हमें कोई वोट ही नहीं देगा। इसलिए इन्होंने फिर से अपने जनाधार को पाने के लिए जो अलग से स्टेट का मुद्दा है उसको फिर से उछाल दिया है। एक ये भी रीजन बताया जाता है। वैसे जो दूसरे रीजन हैं वो ये हैं कि देखिए, तेलंगाना बनाया गया था, अलग से तेलंगाना बनाया गया था, तो बाद में उसका डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब ये झारखंड नहीं, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो है ये भी कहने लगे हैं कि देखिए, अलग अगर तेलंगाना के राज्य के रूप में अलग से राज्य बनाया जा सकता है तो फिर गोरखालैंड को अलग से राज्य क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्या दिक्कत है। एक ये रीजन है। चौथा जो रीजन है वो ये है, देखिए जो 2011 में एग्रीमेंट हुआ था, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की स्थापना तो हो गई, यानी बनाने का डिसीजन तो ले लिया गया था और बना भी दिया गया था 2011 के अंदर में। लेकिन अब इनका आरोप है कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है सरकार की तरफ से, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। यानी इनको जो ऑटोनॉमी दी गई थी उस वादे को कागजों पे तो निभा दिया गया है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं निभाया गया है। काफ़ी इंटरफेरेंस होती है, इनके डिसीजंस को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता और काफ़ी दखलंदाजी होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इससे भी ये नाखुश हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि अलग से स्टेट की मांग को माना नहीं जा सकता। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? अब देखिए, अगर मान लीजिए गोरखालैंड को अलग से राज्य हम बनाते हैं तो फिर तो जो दूसरी मांगे हैं उनको भी मानना पड़ेगा। जैसे विदर्भ की मांग है महाराष्ट्र के अंदर में, इवन यूपी के बारे में भी ऐसे ही मांग की जाती है कि 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए यूपी को। तो अब एक और जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि देखिए, आज तो ये जो है अलग राज्य की मांग हो रही है वहां पे पश्चिम बंगाल के अंदर में, बाद में नेपाल के जो गोरखाज है वो सेपरेटिस्ट रंग भी दे सकते हैं इस मूवमेंट को। कल को वो अगर मान लीजिए आज अलग से गोरखालैंड बनाया जाता है तो कल को वो कहेंगे कि गोरखालैंड को अलग से देश बनाया जाए जिसमें नेपाल भी शामिल हो, तो पूरा एक थोड़ा बहुत दार्जिलिंग का एरिया और थोड़ा बहुत जो सारा नेपाल का जो एरिया है इस सब एरिया को मिला के एक अलग से देश बनाया जाए। ऐसी मांग भी उनकी तरफ से उठ सकती है। इसलिए भी इस मांग को एक प्रकार से काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये इशू है। तीसरा जो पॉइंट है वो बंगाली अगेंस्ट है। जैसे देखिए, तेलंगाना को बनाया गया था अलग से तो काफ़ी डिफरेंसेस थे, जो आंध्र प्रदेश बाकी का एरिया था और तेलंगाना जो एरिया था तो काफ़ी एक प्रकार से डिफरेंसेस थे, उसमें काफ़ी वायलेंस भी हुआ था। तो अब अलग से स्टेट बनाए जाने का निर्णय लिया जाता है तो यहाँ पे भी काफ़ी वायलेंस होने की संभावना है, इसलिए भी ये काफ़ी सेंसिटिव इशू हो जाता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दार्जिलिंग जो एरिया था, पहले देखिए सिक्किम का एरिया था, पहले यहाँ पे गोरखास नहीं रहते थे, तो इसलिए भी ये पॉइंट अगेंस्ट जाता है अलग से स्टेट के। पांचवा जो पॉइंट है ये कहते हैं कि देखिए, स्टेट्स को तो डेवलपमेंट लाके जो लोग हैं उनको उनकी जो मांग है उसको शांत किया जा सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बार बार इसको पॉलिटिकल कलर देते हैं और अपने फायदे के लिए बार बार इशू को उछालते हैं। यानी तो जो मेन इशू है वो ये है कि डेवलपमेंट आनी चाहिए वहां पे, इसलिए लोग शांत हो जाएंगे। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको इस इशू को काफ़ी गंभीरतापूर्वक सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जब 2011 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको कागजों पे तो आप इंप्लीमेंट कर ही रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल भी जो इंटरफेरेंस है उस एडमिनिस्ट्रेशन के, जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जो ऑटोनॉमी दी गई है उस वादे को निभाना चाहिए। और बाद में तो यही कहते हैं कि कल्चरली रूटेड इशू है, काफ़ी सेंसिटिव इशू है, तो गवर्नमेंट को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और सभी जो पक्ष हैं बातचीत के बाद में इस इशू को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो आधार कार्ड को लेके है। थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं इसका। देखिए, आधार कार्ड का जो इशू है, जब एनडीए की गवर्नमेंट सत्ता में आई तो काफ़ी सारी जो स्कीम्स थी, यानी जो बेनिफिट्स मिल रहे थे लोगों को, ऐसा कंपलसरी कर दिया गया था कि अगर आप इस स्कीम के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं बना सकते। उसके बाद में 2016 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आधार जो कार्ड एक्ट है वो पास किया और बाद में अब रिसेंट में एक डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फिर मीनवाइल जो ये केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंप दिया था, क्या वास्तव में आधार कार्ड को कंपलसरी बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो अब ये जो केस है आधार कार्ड के जो मैंडेटरी को लेके अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को लेके है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया नोटबंदी के बाद में कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए भी आपको जो पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से अटैच होना चाहिए, यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। तो फिर ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया अलग से।
उस पर तो सुनवाई चल ही रही थी, जो पहले का जो केस था, अलग से ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट की मर्जी है वो एक प्रकार से ब्लैक मनी लाने के लिए या बड़े जो इश्यूज हैं अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया। केस का नाम है बिनोय बिस्वाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब इन्होंने आर्टिकल में क्या लिखा है? वैसे तो देखिए आर्टिकल में काफ़ी सारी जजमेंट्स, काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड, यानी जो ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो ये एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट की लैंग्वेज में ये आर्टिकल लिखा गया है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है वो इररिलेवेंट है और यूपीएससी के लिए काम की नहीं है। तो आर्टिकल ये कहता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो माना, सुप्रीम कोर्ट ने यानी गवर्नमेंट के डिसीजन को ये कहा कि गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है अपनी जो मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से पॉलिसी ला सकती है। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि माना कि ये गवर्नमेंट है वो गलत है और आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए, फिर भी उन्होंने जो याचिकाकर्ता हैं, पिटिशनर हैं, उनके पक्ष में डिसीजन नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वैसे तो देखिए गवर्नमेंट का डिसीजन गलत है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती है ये डिसीजन अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो इसी बात पे इनकी आपत्ति है। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पीछे हट रही है, सुप्रीम कोर्ट सरकार को काफी ज्यादा पावर्स दे रही है। और इनके हिसाब से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में कानून आखिरकार बनाता कौन है? अब देखिए वैसे तो कहने को पार्लियामेंट कानून बना रही है, लेकिन अब सरकार तो बीजेपी की है ना, मेजोरिटी तो बीजेपी की है ना। अब बीजेपी की मेजोरिटी है तो पार्लियामेंट तो वही कानून पास करेगी आखिरकार जो बीजेपी की सरकार चाहेगी। तो कहने का मतलब ये है, इनका कहना है कि सरकार गलती कर सकती है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पे टफ स्टैंड लेना चाहिए था। बाद में ये होप भी बताते हैं, ये कहते हैं कि साफ साफ इस पूरे इशू पर राइट टू इक्वलिटी है वो भी हर्ट हो रहा था। और दूसरा ये कहते हैं कि जो प्राइवेसी का इशू है वो तो पहले से सुप्रीम कोर्ट में है, और दूसरा जो पर्सनल लिबर्टी ऑफ पिटिशनर है वो भी खतरे में थी। तो काफ़ी सारे इश्यूज अटैच्ड हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं। तो ये उम्मीद व्यक्त करते हैं लास्ट में कि जो बड़ा इशू है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे आधार कार्ड को लेके, उसमें सुप्रीम कोर्ट फिर से एक प्रकार से अपनी जो जजमेंट है इसको रेक्टिफाई करेगा और आधार कार्ड को रिजेक्ट करेगा कंपल्सरी रूप से जो गवर्नमेंट ने इसे इंप्लीमेंट किया है। अगला जो इशू है वो ट्रंप एंड इंडिया को लेके है। हमारे प्रधानमंत्री यूएस की विजिट पर जाने वाले हैं। तो देखिए अब इंडिया और यूएस के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? देखिए जब चुनाव प्रचार कर रहे थे ट्रंप तो उन्होंने काफ़ी सारे बातें कही। उन्होंने कहा कि चाइना को वो कंटेन करेंगे, चाइना करेंसी मैनिपुलेटर है। और इंडिया देखिए अगर यूएस जो चाइना को कंटेन करता है तो इंडिया का भी इंटरेस्ट इसी में है। और इंडिया और जो यूएस नज़दीक आए हैं काफ़ी ज़्यादा पिछले 5 सालों के अंदर में, उसका एक जो मेन और अहम कारण है वो चाइना भी है। लेकिन अब देखिए थोड़े दिनों पहले क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया को लेके जो थे इन्होंने ट्रंप थे उन्होंने अपना एकदम से जो स्टैंड था वो चेंज कर लिया और उन्होंने कहा कि हमें सहायता चाहिए चाइना की नॉर्थ कोरिया के इशू को रिजोल्व करने के लिए। उन्होंने कहा भी जो शी जिनपिंग है वहाँ के राष्ट्रपति को कि आप नॉर्थ कोरिया को कंटेन कीजिए और उनको समझाइए। तो और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिस पे वो कोऑपरेशन की बात करते हैं चाइना के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो यूएस की स्ट्रेटजी थी चाइना को कंटेनमेंट को लेके, अब वो स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। तो इंडिया इस बात को लेके खुश नहीं होगा क्योंकि देखिए चाइना जो है वो काफ़ी एग्रेसिव रूप धारण किए हुए हैं और इंडिया को लगता था कि जो यूएस और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है चाइना को लेके। लेकिन अब जो यूएस और चाइना की नज़दीकी ट्रंप के शासनकाल में भी बढ़ रही हैं तो इंडिया डेफिनेटली इससे खुश नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो टेररिज्म को लेके है। ट्रंप ने काफ़ी सारी बातें कही चुनाव प्रचार के दौरान टेररिज्म को लेके, और इवन चुने जाने के बाद में भी कोशिश भी करी, जो कोशिश हालांकि वो एक प्रकार से वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। उन्होंने कहा कि 7 जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ से जो नागरिक नहीं आ सकते, रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था इन्होंने। लेकिन देखिए ये असल मुद्दे को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान देख लीजिए आप, जो असली जो एक प्रकार से हेवन है आतंकवादियों का वो पाकिस्तान है। लेकिन ये पाकिस्तान को तो फिर से पैसा दे रहे हैं कि आप ठीक है, और भी हथियार भी दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो असल में तो आपको पाकिस्तान को धमकाना चाहिए, लेकिन आप तो उनको पैसा दे रहे हो, हथियार दे रहे हो। इवन जो सऊदी अरेबिया की विजिट पे भी गए तो वहाँ पे भी इन्होंने टेररिज्म के मुद्दे को पूरे जोर शोर से नहीं उठाया। तो इंडिया इस बात से भी काफ़ी नाखुश है कि टेररिज्म को लेके जो ट्रंप है वो काफ़ी कुछ नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो अमेरिका फर्स्ट वाला है। ये भी देखिए इंडिया में जो कैंपेन चल रहा है वो चल रहा है मेक इन इंडिया का, और यूएस के जो ट्रंप हैं ये अलग से अपना कैंपेन चला रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। तो दोनों जो कैंपेन्स हैं वो आपस में इनके बीच में टकराव हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं दोनों कैंपेन्स के। तो इसको लेके भी एक प्रकार से जो पहले जो ओबामा का स्टैंड था वो अब ट्रंप का स्टैंड नहीं है। H1B जो वीज़ा का इशू जो है वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा।
इससे जो हमारे आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो खतरे में पड़ जाएगी। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है हमारी आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस और इन्फोसिस को, लेकिन यूएस ने हाल फिलहाल में जो वीजास देने हैं वो काफ़ी बंद कर दिए हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अपनाए हैं। इस बात को लेकर भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। पांचवा जो पॉइंट है, पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट है उससे पीछे हट गया है यूएस। ट्रंप ने घोषणा की कि वो इसे अब नहीं मानेंगे, इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक प्रकार से जो बात थी जो काफ़ी चुभी भारत को, वो ये थी कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भारत जो है वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर डिमांड कर रहा है, ये भी एक कारण है पेरिस क्लाइमेट चेंज से हटने का। ट्रंप ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि इंडिया पैसे मांग रहा है यूएस से, जबकि देखिए हम तो हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी डिमांड्स को लेकर हम हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं। तो ये बात जो थी वो बिल्कुल बेतुकी थी ट्रंप की, और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आगे क्या है, अब देखिए कुछ ऐसे इश्यूज ये बताते हैं कि जिसपे जो मोदी हैं वो अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं यूएस के साथ में, ट्रंप के साथ में। सबसे पहली जो बात वो करते हैं पर्सनल केमिस्ट्री की। जैसे मोदी ने ओबामा के साथ में काफ़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री बना ली थी, वैसे ही मोदी कोशिश करेंगे कि ट्रंप के साथ में भी एक अच्छी केमिस्ट्री सेट हो जाए। लेकिन इसमें काफ़ी एक प्रकार से रिस्क भी है। रिस्क कैसे हैं, देखिए जो जापान के राष्ट्रपति हैं अबे और जो मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कोशिश करी थी कि अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री बना ली जाए। लेकिन ट्रंप जो है वो काफ़ी इनवर्ड लुकिंग है, कई बार ये चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं। आप देखिएगा, आप एक यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा कैसे जो हैंडशेक है जापान के राष्ट्रपति का, जापान के प्रधानमंत्री का और यूएस के राष्ट्रपति का, काफ़ी एक प्रकार से आप कह सकते हैं अजीबोगरीब वो हैंडशेक है, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो दूसरा जो इशू है आर्म सेल्स, इससे भारत काफ़ी कुछ कर सकता है। देखिए सऊदी अरेबिया ने काफ़ी हथियार खरीदे यूएस से, और यूएस और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस थे पहले गर्क में जा रहे थे, वो रिलेशंस अब फिर से ठीक होने स्टार्ट हो गए हैं। तो टीपी श्रीनिवासन जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा वो ये कहते हैं कि इंडिया, देखिए सऊदी अरेबिया जितने हथियार तो नहीं खरीद सकता, इंडिया सॉफ्ट पावर मेंटेन करने में ज़्यादा विश्वास रखता है और लार्जेस्ट इंपोर्टर का टैग भी कभी नहीं लेना चाहेगा भारत। लेकिन एक अच्छा खासा जो आर्म्स एग्रीमेंट है वो साइन किया जा सकता है यूएस के साथ में, और यूएस भी इससे खुश हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो न्यूक्लियर ट्रेड को लेके है। वैसे तो देखिए यूएस की जो वेस्टिंग हाउस कंपनी है वो अभी बैंकरप्ट है, और उनको काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश करने थे इंडिया के साथ में, और पहले इसमें देरी हुई एक न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट को लेके। तो इस बात को लेके भी आगे बढ़ा जा सकता है, और इन 3-4 जो मुद्दे हैं उन पे हम आगे बढ़ें, हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ें, तो यूएस के साथ जो रिलेशंस है उनकी एक ट्रंप के शासनकाल में उनकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अब वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी एक ऐसा है जिसको दोनों इंडिया और जो यूएस के इंटरेस्ट हैं वो सेम हो सकते हैं। कैसे, ये कहते हैं कि देखिए जब ये पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट को साइन किया था, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे वो भी इससे खुश नहीं थे। वो कहते थे भारत को पहले सदस्यता मिलनी चाहिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में, बाद में हम साइन करेंगे जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब फिर से जो इसकी नेगोशिएशंस होती हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज की, तो इंडिया अगर इसमें हामी भरता है तो यूएस भी इससे खुश हो जाएगा, और ये अच्छी बात है दोनों के रिलेशंस के लिए। अगला एक वो पॉइंट कहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री पहले यूएस की विजिट पे गए थे तो काफ़ी हिंदू कम्युनिटी को वहाँ पे मोबिलाइज किया था, और काफ़ी अपनी दिखाई थी कि डायस्पोरा भारत का कितना स्ट्रॉन्ग है। मेडिसिन केयर पर ये जो प्रोग्राम था वो आयोजित हुआ था। अब प्रधानमंत्री यूएस की विजिट पे जा रहे हैं तो ठीक ऐसा ही प्रोग्राम देखने को मिल सकता है। इससे ट्रंप जो है वो काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन बाद में आर्टिकल कहता है कि देखिए ये तो जो चीज़ है वो बैकफायर भी कर सकती है, तो इससे संभल के इस तरह के कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लास्ट में कहते हैं कि देखिए इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो काफ़ी रीशेप हो रहे हैं, काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। अभी जो फ्रांस और यूके के इलेक्शंस में हुए, तो जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार का जो डिस्पेंसेशन है वो काफ़ी अजीबोगरीब है, तो इंडिया को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं काफ़ी अच्छे से फॉर्मुलेट करनी चाहिए। ये वे फॉरवर्ड है। अगला जो आर्टिकल है, जो अटैक्स होते हैं उनको किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कहते हैं कि देखिए जजेस भी कई बार अटैक्स को गंभीरता से नहीं लेते। अब देखिए हाल फिलहाल में जो मुंबई अटैक हुआ उसका डिसीजन आया कितने सालों बाद, 23-24 साल हो गए उस चीज़ को। जब देखिए कई तरह के केसेस में डे टू डे ट्रायल हो सकता है, तो इस तरह के केसेस में डे टू डे ट्रायल क्यों नहीं होता। तो जजेस को भी एक प्रकार से इन अटैक्स को गंभीरता से लेना चाहिए और गट्स दिखाने चाहिए कि जल्द से जल्द इन अटैक्स को सोल्व किया जाए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन ही काफ़ी डिले हो जाती है। आमतौर पे जो स्टेट की पुलिस फोर्स है उस पर विश्वास नहीं किया जाता। जैसे ही टेरर अटैक होता है जो मामलों को दूसरे एजेंसीज को सौंप दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो देखिए जो टेरर अटैक हुआ था मुंबई में 1993 में,
शुरू में स्टेट पुलिस थी वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था। और अधिकतर जो टेरर अटैक्स हैं उसमें ऐसा ही होता है। आजकल तो एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो टेरर अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन को ले लेती है। और उसके तीसरा ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट समझ गए ना आप, दूसरा यानी स्टेट पुलिस पर भी फेद होना चाहिए और इनकी जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाना चाहिए और स्टेट पुलिस की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर इनकी एम्पावरमेंट की जाती है तो ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोकल ग्रास रूट से जुड़ी होती है लोकल पुलिस जो होती है, इसलिए ये भी टेरर अटैक्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और मुंबई टेरर अटैक्स में हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद करी, उन्होंने सारे दस्तावेज प्रोवाइड किया सीबीआई को, तभी वो केस जो था वो मुकाम तक पहुँच सका था। चौथा ये पॉइंट है, देखिए जब ब्रिटेन में अभी टेरर अटैक हुआ था तो पुलिस का जो रिस्पॉन्स था वो सिर्फ 7-8 मिनट था। यानी 7-8 मिनट के अंदर में टेरर अटैक के बाद में ना सिर्फ जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है ब्रिटेन की वो वहां पे पहुंच गई, बल्कि उन्होंने आतंकवादियों को भी मार गिराया। तो इंडिया को ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि इस प्रकार से इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड है जो ब्रिटेन की पुलिस है और कैसे उनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अगला आर्टिकल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके है। देखिए इंडिया का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके वो है 175 गीगावाट और इंडिया को ये टारगेट हासिल करना है 2022 तक। लेकिन अगर हमारी अभी की कैपेसिटी की बात करें तो अभी 2017 चल रहा है और हमने सिर्फ 57 यानी 57 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बना सके हैं हम अभी तक, तो काफ़ी पीछे हम चल रहे हैं। देखिए पिछले 2 सालों की बात करें, 2 या फिर पिछले 3 सालों की बात करें तो हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको डबल कर लिया है और काफ़ी सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, मतलब काफ़ी सारी फैक्टर्स हैं उन्होंने काम किया है, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में अपनी कैपेसिटी को डबल कर पाए हैं। जैसे जो टैरिफ हैं वो अभी काफ़ी कम हो गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, और जो कैपिटल कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो गई है। जो बोली लगती है, कॉन्ट्रैक्ट्स लगते हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर में आई है, अलॉटमेंट भी काफ़ी अच्छे से हुआ है। लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है अगर हमें 2022 के टारगेट को पूरा करना है, यानी 2022 तक हमें 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बनाना है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स में हमें काम करना होगा? सबसे पहले तो देखिए जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो अभी भी काफ़ी हाई है। कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नए प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लेकिन उनको लोन नहीं मिल पाता या फिर काफ़ी महंगा लोन मिलता है। स्टोरेज ऑप्शंस काफ़ी कम हैं। यानी देखिए इन दोनों ऑप्शंस को आप दोनों जो फैक्टर्स हैं इनको मिला के समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो जाती है लेकिन उसको स्टोर कहाँ करें, और ग्रिड जो कनेक्टिविटी है काफ़ी बार वो नहीं मिल पाती। तो इंडिया को, गवर्नमेंट को इस दिशा की तरफ भी काम करना चाहिए। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी फंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके साथ में भी एंगेज करना चाहिए ताकि एक प्रकार से मिल के रिन्यूएबल एनर्जी के नए प्रोजेक्ट्स लाए जा सकें और इसमें जो 2022 तक का हमारा टारगेट है उसे कंप्लीट किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। अगला जो आर्टिकल है वो एग्रीकल्चर इश्यूज को लेके इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। देखिए मध्य प्रदेश में फायरिंग में मध्य प्रदेश पुलिस ने फायरिंग की और किसानों की मौत हुई और काफ़ी दुखदायक ये घटना थी। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए मध्य प्रदेश तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफ़ी ग्रोथ रजिस्टर करी है। 2005 से लेकर 2014-15 तक 9.7% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट यहाँ पे मध्य प्रदेश में थी। यानी मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, अगर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि भारत का जो दूसरे एरियाज हैं वो भी एग्रीकल्चर क्राइसिस से अछूते नहीं हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारे पूरे देश की एवरेज की बात की जाए तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वो सिर्फ 2% से भी कम रही है 2015-14 से लेकर 2016-17 तक। और इस बार जो इमीडिएट रीजन है मध्य प्रदेश में क्यों ये मूवमेंट चल रही है फार्मर्स की, कई सारे रीजन्स हैं। जो प्याज के जो रेट हैं वो काफ़ी कम हो गए, किसानों ने जो बम्पर जो पैदावार हुई है प्याज की, किसानों को उनके उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने आते ही किसानों के जो लोन है वो माफ़ कर दिए और महाराष्ट्र में अभी ऐसा हुआ। तो इन दोनों चीज़ों को देख के जो मध्य प्रदेश के किसान थे वो भी मांग करने लगे कि हमारे भी जो लोन है वो माफ़ होने चाहिए। अब देखिए काफ़ी सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बीजेपी ने पहले वादा किया था किसानों को, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसे इंप्लीमेंट करेंगे। उसमें यह था कि किसानों को जितना खर्चा आता है फसल उगाने में, उस फसल का 50% उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, उस खर्चे का 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अभी तक चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और अब देखिए
ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बाकी सारे स्टेट्स में भी धीरे धीरे ये मांग अब उठने लगी है। हरियाणा की बात की जाए, इवन कल पंजाब में भी ऐसा ही हुआ कि अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट ने वहाँ पे किसानों के जो लोन थे वो माफ़ कर दिए। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ भी रह के इस तरह की मांग अब उठने लगी है। अब ये देखिए मांगे कुछ हद तक तो ये सही भी हैं, क्योंकि नेट मार्जिन हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं। और लेकिन देखिए लोन वेवियर इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। ड्रॉट भी काफ़ी सूखे भी आए, यानी इस साल और पिछले साल तो देखिए जो बारिश थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन उससे ठीक लगातार 2 साल पहले लगातार 2 साल तक सूखे आए थे। अब आर्टिकल कहता है कि देखिए जो ये मांग है लोन वेवियर की, वो जो एसेंस है वो बिल्कुल सही है, किसान अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन सोल्यूशन लोन वेवियर नहीं है। सोल्यूशन है मार्केट में काफ़ी एक प्रकार से अनियमितताएं हैं उसको ठीक करना। अब जैसे केस स्टडी है, तुर जो दाल है उसकी एक केस स्टडी है, काफ़ी अच्छी केस स्टडी है, इसमें हमें काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। देखिए इस बार जो बम्पर हार्वेस्ट हुई है, बम्पर पैदावार हुई है तुर दाल की, यानी पिछले सीजन में ऐसा हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा था। और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो भी एक प्रकार से स्टॉकिंग नहीं कर सकते थे तुर दाल की, और जो फ्यूचर्स में यानी स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती थी तुर दाल की उस पर भी बैन था। अब सब कुछ तो गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है। अब सब कुछ जब बैन करके रखा है तो काफ़ी जब बम्पर पैदावार हुई है तो सीधा सा डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है तो उसके रेट जो है ऑटोमेटिक कम होंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, ये सब चीज़ें एक प्रकार से बैन नहीं करनी चाहिए थी, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो उसी का नतीजा ये हुआ कि जो प्राइसेस हैं तुर दाल के वो एकदम से क्रैश कर गए, और जो किसान थे वो सड़क पे आ गए, उन्होंने काफ़ी सारा प्रोटेस्ट किया। तो काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनमें भी काफ़ी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और मार्केट के हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को नहीं बनाती। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को इमीडिएट उठाने चाहिए, जो मार्केट की जो लिंकेज है वो इस्टेब्लिश कर सके फार्मर्स के साथ में। सबसे पहले तो देखिए जितना भी एक्सपोर्ट बैन्स अभी गवर्नमेंट ने लगा रखा है उसको हटा देना चाहिए, और प्राइवेट स्टॉकिंग में जो लिमिट्स अभी गवर्नमेंट ने लगा रखी हैं उसकी तरफ भी गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि जो लिमिट्स लगा रखी हैं कि वास्तव में वो लिमिट्स लगाना जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट्स हैं फ्यूचर ट्रेडिंग्स, यानी स्टॉक मार्केट्स में जो ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज़ की, उसको भी जो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, हटा देनी चाहिए गवर्नमेंट को उन रिस्ट्रिक्शंस को। अब गवर्नमेंट का अलग से विचार है, गवर्नमेंट देखिए रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाती है, गवर्नमेंट को लगता है कि काफ़ी वोलेटिलिटी आ जाती है अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं। चौथा पॉइंट्स हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़। आज भी काफ़ी जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो सब्जियां हैं वो ख़राब हो जाती हैं, स्टोरेज जो फैसिलिटीज़ हैं वो ठीक नहीं है इंडिया के अंदर में, तो इस पे भी हमें गवर्नमेंट को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। पांचवा जो पॉइंट्स हैं, वैल्यू एडिशन की जो फर्म्स होती हैं, प्रोसेसिंग फर्म्स होती हैं, उनके साथ में भी किसानों की जो लिंकेज है वो इस्टेब्लिश की जानी काफ़ी आवश्यक है। छठा पॉइंट्स है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखिए काफ़ी एक अच्छी शुरुआत हुई थी, शुरू में तो काफ़ी कुछ देखने को मिला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर में, लेकिन ये चीज़ भी आगे नहीं बढ़ पाई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कि देखिए अब मान लीजिए मैकडोनल्ड को आलू चाहिए, तो वो किसानों से क्या करेगा, वो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करेगा सीधा कि हम आपकी आलू की जो फसल है उसे परचेज करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जो एक प्रकार से जो फर्म्स हैं यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जैसे मैकडोनल्ड, पेप्सी, ये मांग करेंगे कि हमें कम से कम इतनी क्वालिटी चाहिए, तो किसान भी उस क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और किसान भी सिक्योर रहेंगे, क्योंकि देखिए जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं वो ठीक पैसा देंगी जो किसानों को, इसलिए किसान भी खुश होंगे और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी खुश होंगी। तो काफ़ी कुछ ग्रोथ रेट रजिस्टर होगी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी है, तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना जरूरी है। तो ये थी आज की एडिटोरियल डिस्कशन। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।